Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन भारत की राजव्यवस्था। भारत की राजव्यवस्था के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर अलग अलग एक्ट्स को कवर किया गया है। ये एक्ट जब अंग्रेजों का शासन भारत पर चल रहा था उस वक्त लाए गए थे। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें इन एक्ट्स को आज पढ़ना पड़ रहा है भारत के संविधान को स्टार्ट करने से पहले, भारत की राजव्यवस्था को स्टार्ट करने से पहले। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसे ही नहीं है कि इसका कोई अलग से महत्व है। इसका महत्व भारतीय संविधान के साथ में ही है। जितना भारतीय संविधान का महत्व है उतना ही इन एक्ट्स का महत्व हो जाता है, क्योंकि इन एक्ट्स को फिल्टर करके, है ना, बेहतर बना के भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया है। इसीलिए हम अलग से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं। ऐसे कौन कौन से कानून है, ऐसे कौन कौन से एक्ट है जिन्होंने भारतीय संविधान को प्रभावित किया, ठीक है। ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनको भारतीय संविधान के सदस्यों द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा शामिल किया गया भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। इसीलिए इन एक्ट्स को पढ़ना जरूरी हो जाता है। इन एक्ट्स के अंदर उन सब चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। 1773 से 1786 का अधिनियम हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं 1793 का चार्टर कानून। 1793 का चार्टर कानून स्टार्ट करने से पहले 1786 का अधिनियम एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं। 1786 के अधिनियम के अंदर ये था कि अपने लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे तो उन्होंने शर्त रखी थी, मांगे रखी थी कि देखिए अब 1786 चल रहा है और गवर्नर की हेल्प के लिए जो इन्होंने परिषद बनाई थी, गवर्नर की हेल्प के लिए 4 सदस्यीय परिषद जो बनाई थी, इस परिषद के अंदर अब भारतीयों की भूमिका होने लग गई थी, भारतीय शामिल होने लग गए थे इस परिषद के अंदर। तो अंग्रेज भारतीयों को तो वैसे देखते थे, है ना, अलग सी दृष्टि से कि अलग हैं, हमारे फायदे की बात क्यों सोचेंगे, है ना। तो जब परिषद के अंदर भारतीय आएंगे, और ये परिषद रखी किस लिए गई है, सलाह देने के लिए, निर्णय देने के लिए। तो और इस परिषद के अंदर जब भारतीय शामिल हो जाएंगे तो गवर्नर को लगेगा कि वो तो अपने हित की बात करेंगे। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये शर्त रखी थी कि काउंसिल के निर्णयों को ना मानने का गवर्नर को अधिकार होना चाहिए, है ना, गवर्नर जनरल को अधिकार होना चाहिए। तो इस अधिकार को 1793 के चार्टर कानून के तहत कहा गया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिल के ऊपर, काउंसिल के निर्णयों को ना मानने की जो शक्ति दी गई थी वो शक्ति सभी गवर्नर जनरलों को दी जाएगी। भविष्य में आने वाले जितने, अब देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में जो गवर्नर जनरल आएंगे उनको भी ये शक्ति दी जाएगी, ठीक है। प्रेसिडेंसियों के अंदर जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है और अपने बम्बई की प्रेसिडेंसी है, उनके गवर्नर जनरल को भी ये शक्ति दी जाएगी कि वो अपनी परिषद के निर्णयों को ना माने। तो ये शक्ति आज हमारे राष्ट्रपति के पास में देखने को मिलती है ना। राष्ट्रपति जी को ये शक्ति दी गई है कि वो मंत्री परिषद द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन ना करें, वो बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखिए अब जो मंत्री परिषद ने, मान लीजिए कोई सलाह दे दी, मंत्री परिषद ने कोई सलाह दे दी या फिर कोई कानून बना दिया, ठीक है, अब वो राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर करवाने के लिए लेके जाएंगे। राष्ट्रपति चाहे उस पर हस्ताक्षर करें या ना करें, चाहे वो फाइल पड़ी रहे, ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो कब साइन करके दें, कितने महीनों में करके दें, उसके लिए बाध्य नहीं है। वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी विवेक की शक्ति के आधार पर ही सिग्नेचर कर सकते हैं। तो वही शक्ति है कि वो अपने मंत्री परिषद को यहाँ कह सकते हैं कि आप पुनर्विचार कीजिए इन चीज़ों पर, या फिर, ठीक है, क्लियर है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। फिर 1793 के अंदर जो गवर्नर जनरल थे, यानी कि आज के राष्ट्रपति, आज के हेड, उनको ये शक्ति दी गई कि वो अपने अंडर में जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों की सरकार है उनके ऊपर नियंत्रण कर सके। तो राष्ट्रपति जैसे कि गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर होते हैं हमारे राज्यों के अंदर, जानते ही हैं, उनके ऊपर कौन कंट्रोल करता है, एक हिसाब से राष्ट्रपति का कंट्रोल रहता है। तो वही बातें 1793 के एक्ट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा
इसने भारत पर कंपनी के अधिकार, व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया था। ये संविधान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अपने कवर कर लेते हैं कि कंपनी के व्यापार को, एकाधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए 1793 के एक्ट में लाया गया था। तो देखो 1793 के अंदर देखो अपने गवर्नर जनरल को शक्ति दे दी गई है। एक तो वो निर्णय ना माने, उसके अलावा प्रेसिडेंसियों के ऊपर ज़्यादा अधिकार उनका हो गया। अब तो कंपनी मान लीजिए एक फैक्ट के वैसे ही अपने लर्न करने के लिए पॉइंट बता रही हूँ कि कंपनी कहने लगी कि लो आपने अब गवर्नर जनरल को इतनी शक्तियाँ दे दी है, तो आप इतनी सी पार्टी के तौर पर आप हमें 20 वर्षों का और अनुमति दे दीजिए कि हम व्यापार कर लें। तो भाई सरकार ने बोला चलो ठीक है कि गवर्नर जनरल को इतनी अपनी पावर दे रहे हैं, तो इसी खुशी के अंदर चलो आपके 20 साल हम आगे और बढ़ा देते हैं। तो याद रहेगा आई होप, कंपनी के भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था। ठीक है, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। तो अब देखो बोल रहे हैं कि 20 वर्षों के लिए अब आपकी अवधि बढ़ा रहे हैं हम, तो आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो हमने ये बिठाई है परिषद, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा। तो कंपनी बोली कि ठीक है सरकार जी, आप टेंशन मत लो, आप ऐसे करो, इनका जो खर्चा आएगा ना वो अपने इंडिया का जो टैक्स का जो बॉक्स है उसमें से उठा लेंगे। ठीक है, जो इंडिया का जो राजस्व आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है, उस टैक्स में से अपने कर्मचारियों को वेतन दे दिया करेंगे। समझ गए आप? आई होप क्लियर है। 1793 के अंदर गवर्नर जनरल को काफ़ी शक्तियाँ दे दी गई। ठीक है, शक्तियाँ दी गई कि वो अपनी काउंसिल की बात ना माने, और उसके बाद में जो प्रेसिडेंसियों के अंदर जो गवर्नर नियुक्त किए थे इन्होंने, उन गवर्नरों पर ज़्यादा अधिकार हो गया, उन पर ज़्यादा नियंत्रण हो गया था गवर्नर जनरल का। ठीक है, तो फिर इसे कंपनी बोली कि इसी तौर पर पार्टी कर लेते हैं। तो 20 वर्षों तक उनका क्या कर दिया, कार्यस्थल जो अपना एकाधिकार था वो बढ़ा दिया। ठीक है, तो एकाधिकार बढ़ा दिया तो कंपनी यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रहेगी। तो इसके कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठाया था गवर्नमेंट ने, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठाया था, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो व्यक्ति है वो अब ऐसे तो है नहीं फ्री ऑफ फंड का काम करेंगे, तो है ना। तो इसीलिए फंड तो अब वो लेंगे ही। तो फंड आए कहाँ से? सरकार बोले कि आप कह रहे हो 20 वर्षों तक आपका टाइम बढ़ाओ, तो अब हम आपको पैसे कहाँ से दें इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को। तो बोले कि आप टेंशन मत लो, आप जो पेमेंट आ रही है इनकी वो भारतीय राजस्व से ही भुगतान कर सकते हैं हम इनका। ओके, क्लियर है। फिर बात करते हैं अपने चार्टर कानून 1813 की। ठीक है, अब 20 सालों तक इन्होंने बढ़ा दिया था, है ना, एकाधिकार। अब आगे 20 साल, 1793 था तो 10 साल अपने बढ़ाते हैं तो 1803 हो गया और 1813 आ गए, 20 साल हो गए। चलो भाई, अब कंपनी का क्या हो जाएगा, एकाधिकार खत्म हो जाएगा। एकाधिकार खत्म हो गया, तो अब एकाधिकार खत्म होएगा तो और भी कंपनियां आने लगेगी, तो कंपनियां भारत में आने लगी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बोले कि देखो भाई सरकार, हमने आपके लिए इतना कुछ किया, आप हमारी थोड़ी बहुत तो हेल्प करो। सरकार को तरस आ गया, सरकार बोली चलो ठीक है, भारत के अंदर जो चाय का व्यापार है ना वो आप कर लो, और चीन के साथ में व्यापार आप कर लो। ठीक है, इतनी छूट कंपनी को दे दी गई। भारत के साथ कंपनी का एकाधिकार व्यापार को खत्म कर दिया, लेकिन चाय के व्यापार के साथ एकाधिकार कंपनी का बना रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और चीन के साथ एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। तो अब देखो, जब सभी के लिए रास्ते खुल गए हैं तो क्या होगा, ईसाई मिशनरी यहाँ आने लगेंगे। बोले कि ये पहले तो कंपनी के लिए थी, अब सारों के लिए रास्ते खोल दिए कि अब कोई भी भारत आ सकता है। तो ईसाई मिशनरी आने लगे थे 1813 तक। ठीक है, इस वक्त भारतीय समाज के अंदर काफ़ी ऐसी कुप्रथाएं थी। सती प्रथा एक अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इससे क्या, अंग्रेज ये सोचने लगे कि देखो भारत के अंदर ये कुप्रथाएं हैं, इनको ख़त्म करने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए हम अपने वहाँ से टीचर बुला लेते हैं। तो जिनको बोला गया ईसाई मिशनरी। ठीक है, इस कानून के तहत 1813 के तहत क्या होने लगा, ईसाई मिशनरी भारत में आके लोगों को प्रबुद्ध करने लगे। प्रबुद्ध यानी कि उनको बुद्धि देने लगे। ठीक है, आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर दी। तो इस वक्त तक 1813 तक आते आते
गवर्नमेंट भारत के अंदर शिक्षा को प्रोत्साहन देने लग गई थी। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के पीछे एक कारण ये था कि यहाँ के लोग अगर यूरोपीय शिक्षा को एक्सेप्ट करते हैं तो यूरोपीय चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, यूरोपीय कल्चर को एक्सेप्ट करने के बाद में यूरोपीय चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा, यूरोप का व्यापार बेहतर होगा, यूरोप को अच्छा बाजार मिल जाएगा, बड़ा बाजार मिल जाएगा। इसीलिए पश्चिमी शिक्षा के प्रसार प्रचार की व्यवस्था की गई ईसाई मिशनरियों के तहत 1813 के अंदर। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। तो अब ये देखो, ये कैसे लर्न करेंगे। अब देखो इतने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ईसाई मिशनरी आ रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। अब ये स्कूल का खर्चा कौन उठाएगा भाई, ये स्कूल का खर्चा कौन उठाएगा, टीचर्स का खर्चा कौन उठाएगा। तो बोले अब टीचर्स का खर्चा उठाने के लिए ऐसे करो, अब लोकल जो गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट को बोलो कि वो टैक्स लगाए हर किसी पे, और जो टैक्स ना दे उसको दंड दो, पनिशमेंट दो। ठीक है, तो इस कानून ने 1813 के कानून ने, ठीक है, स्थानीय सरकारों को व्यक्ति पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कहा कि जो भुगतान ना करे उसको दंड दे दीजिए। क्लियर है, आई होप पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1793 का जो चार्टर कानून था उसके अंदर गवर्नर जनरल को ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी कि वो अब मनमानी कर सकता है अब अपनी एक हिसाब से, कि अब वो अपनी काउंसिल के निर्णयों को ना माने। ठीक है, तो उसी की खुशी के अंदर पार्टी दे दी कंपनी को 20 सालों तक का। उनको बोला गया कि लो भैया आपको 20 साल तक की खुशी करो, आप ऐश करो, 20 साल तक आप अपना एकाधिकार बनाए रखो। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, तो 20 सालों के एकाधिकार को बढ़ाएंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे उनका खर्चा उठाया गया भारतीय राजस्व से। क्लियर है। 1813 के अंदर क्या हुआ कि अब खत्म हो गया, 20 सालों का टाइम था, टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब कंपनी लिटने लग गई कि भाई हमारा मत खत्म करो, एकाधिकार मत खत्म करो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई सरकार को दया आ गई। सरकार ने क्या किया, उनको कहा कि चलो ठीक है, भारत के अंदर बाकी इलाकों के अंदर तो काम कर लेने दो, कपास के अंदर, चीनी के अंदर, मसालों के अंदर बाकी हमारी कंपनियां काम करेंगी, प्रॉफिट तो अपने देश को ही है। तो बोले चलो ठीक है, हमने इतने इतने बड़े बागान खरीद रखे, तो चाय के बागानों पर हमारा एकाधिकार, और चीन देश है ना, चाइना के साथ व्यापार का एकाधिकार हमारा बनाए रखो। तो ठीक है भाई, इतना इन्होंने मान लिया। तो अब सभी के लिए रास्ता खुल गया। तो ईसाई मिशनरी यहाँ पर आने लगे, है ना, ईसाई मिशनरी आके यहाँ पे लोगों को ज्ञान बांटने लगे। ठीक है, लोगों को लगा कि यूरोपीय कल्चर को अपने को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हमारी डिमांड बढ़ेगी सामान की। तो यहाँ पर शिक्षा का प्रसार होने लगा। शिक्षा का खर्चा उठाएंगे कैसे, तो शिक्षा का खर्चा उठाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, स्थानीय सरकारों को अधिकार दिया कि आप व्यक्ति पर टैक्स लगाइए। ठीक है, टैक्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हाँ, खर्चा अपने को अच्छा राजस्व मिलेगा, और इससे क्या हो पाएगा, अच्छी शिक्षा हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसके अंदर वो भारतीयों का इतनी चाहते थे, आप सोचो कहीं पे इतना अच्छा काम कर गए अंग्रेज, वो खुद का फायदा चाहते थे, जैसे मैंने आपको बताया है। क्लियर है। और जो भुगतान नहीं करेगा उसको क्या देंगे, दंडे या फिर दंड। क्लियर है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय, जय हिंद।